अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर आने के बाद से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का उनके बारे में मौक़िफ़ तब्दील होता जा रहा है। पहले इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फ़ौज का अंदरूनी मामला है। फिर कहा कि मेरा जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद से उनसे कोई राब्ता नहीं रहा है। लेकिन फिर ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। और फिर बिलाखिर ये कह दिया कि मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा और उनसे कोई बयान दिलवा कर मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। और आज इमरान खान ने मुतालबा कर दिया है कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, जिस पर अस्करी ज़राए का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। आज अडियाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज करने की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। ये कौन सी जमहूरियत में होगा कि साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। साफ़ी ने सवाल किया कि जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश का मंसूबा बनाया, आर्मी की तनसीबात पर हमलों के टारगेट सेट किए, जिस पर आपने अमल दरामद करवाया। इमरान खान ने जवाब दिया कि जिसने मेरे अगवा का हुक्म दिया था उसी ने 9 मई की साजिश तैयार की थी और उसी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज चोरी की। साहबी ने मजीद दरियाफ्त किया कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था, तो इमरान खान ने कहा कि जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है उसने हुक्म दिया था। रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है? साफ़ी ने इमरान खान से कहा कि रेंजर्स तो वज़ारत दाखिला के मातहत है। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी थी, मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है। मुझे पता है कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म किसने दिया था, मेरे ट्रायल को ओपन किया जाए, किसने हमला किया, किसने साजिश तैयार की, सब कुछ सामने आ जाएगा। 9 मई नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, लोकल मामला है। ये मिलिट्री का अंदरूनी मामला नहीं है। ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म के अगवा का मामला है। साफ़ी ने मज़ीद सवाल किया कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप जेल के बाहर और अब जेल के अंदर से भी जनरल फैज़ हमीद से राब्ते में थे। इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरा जनरल फैज़ हमीद से उस वक्त तक राब्ता रहा जब तक वो DGI और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। जैसे ही जनरल फैज़ हमीद रिटायर हुए तो फिर आप यकीन माने मेरा ना उनसे कोई राब्ता रहा, ना ही कोई ताल्लुक़ रहा। आर्मी से अगर कोई जनरल रिटायर हो जाए तो वो फारिग हो जाता है, उसके पास कोई ताकत नहीं होती। जब कोई आर्मी जनरल रिटायर हो जाता है तो वो हीरो से ज़ीरो हो जाता है। ये अहमक लोग हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा सकते थे। साफ़ी ने सवाल किया कि जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा आप वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं या आर्मी चीफ से कर रहे हैं। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा आर्मी चीफ से कर रहा हूँ। इस पर सहाफ़ी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद कोई मामूली जनरल नहीं थे, उनके पास बहुत सारे राज हैं, वो साबिक DGI थे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं इसीलिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ ताकि सारे राज और साजिश बेनकाब हो जाए। दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज रह जाएगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है और यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान की जानिब से जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान ये बताने वाले कौन होते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर इमरान खान का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, वो ओपन ही होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान क्या करता और करवाता रहा है। इमरान खान ने आज अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम का भी जिक्र किया, जिनकी अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उनके शौहर का 14 अगस्त के बाद से कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पर इब्तिदाई समाअत के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और CPO रावलपिंडी को तलब किया था। तहम आज की समाअत में CPO रावलपिंडी अदालत में पेश ही नहीं हुए, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने समाअत में वक्फा भी किया, लेकिन CPO रावलपिंडी पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। एक तरफ इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के हवाले से खदशा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें वादा माफ गवाह बनाकर मेरा मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा और आज उन्होंने ये मुतालबा भी कर दिया है कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से, जिन्होंने आज इमरान खान से सवालात भी किए। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है? ज़ाहिर पहले जब गिरफ्तारी हुई जनरल फैज़ हमीद की, आप लोगों ने इमरान खान साहब से बात की, उनका ये था अंदरूनी मामला है, वेलकम करते हैं हम सारे मामले को। फिर ज़रा रवैया बदला कि मुझे इसके ज़रिए मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल कराना चाहते हैं। आज और ज़्यादा रवैया बदला, पहले कह रहे थे फौज का अंदरूनी मामला है, आज कह रहे ओपन कोर्ट में ट्रायल करें। ये एग्जैक्टली किस वजह से मौक़िफ़ बदल रहा है? उनको कोई ऐसी बातें बता रही है पार्टी जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं? क्या मसला है?
शाहजेब अडियाला जेल में आज इमरान खान का सहाफ़ियों के साथ तवील सेशन हुआ है। उसके दौरान उनको पसीने भी आते रहे और गला भी खुश्क होता रहा। गालिबन उनकी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी और समात से कबल वो जज साहब से भी बड़े अग्रेसिव थे कि मेरे वकला को आने नहीं दिया जा रहा, मेरी फैमिली को रोका जा रहा है, मुलाकातों में रुकावटें पैदा की जा रही है। अच्छा, जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ कि जनरल फैज़ का जो मामला है इस पर ओपन ट्रायल किया जाए और फैज़ हमीद का जो मामला है ये फ़ौज का इंटरनल मामला नहीं है बल्कि ये लोकल मामला है। आपको याद होगा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा था कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और मेरा फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज जब उन्होंने ये मुतालबा किया कि फ़ैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, इससे जो है मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, 9 मई की साजिश जो है वो बेनकाब होगी। उस पर उनसे सवाल हुआ कि आप जो ये मुतालबा कर रहे हैं, फ़ौज का अपना मैकेनिज़्म है, कोर्ट मार्शल लॉ हो या दूसरे कवानीन हो, वो उनके अपने रूल्स हैं। क्या फैज़ हमीद के लिए फ़ौज जो है अपने रूल्स तब्दील करेगी? उस पर उन्होंने कहा कि जो फैज़ हमीद का मामला है ये इंटरनल मामला नहीं है, ये लोकल मामला है और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को एक्सेस दी जाए ताकि दुनिया को पता चले, पाकिस्तान को पता चले कि असल हकायक क्या है। अच्छा, उनसे ये भी सवाल हुआ कि जो खबरें गर्दिशें कर रही हैं कि आपके और फैज़ हमीद के माबैन राब्ते आपके जेल जाने से पहले भी थे और जेल में होते हुए भी आपके राब्ते जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था और जब जनरल फैज़ DGISI था उस वक़्त तक मेरा ताल्लुक़ था और मेरे राब्ते थे फैज़ हमीद से, उसके बाद मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मेरा कोई राब्ता हुआ है उससे। और वो आम बात वो ये भी कर रहे हैं कि जब एक दफ़ा रिटायर हो जाए जनरल तो वो किस काम का होता है, और ज़ाहिर है अब इस बात में वजन भी है कि जनरल फैज़ हमीद किस काम के थे। मगर क्या वाकई आप इमरान खान साहब जब कहते हैं ये बात, ये एक ऐसी बात नहीं जिस पर वो यू टर्न ले लेंगे अगर कोई ऐसे शवाहिद आ गए? क्योंकि अगर राब्ता नहीं था तो फिर परेशान क्यों है वो, जब आप कह रहे हैं कि परेशान नजर आ रहे हैं? परेशानी उनको इस वजह से है कि उनको ये पता चल गया है कि जो अब राब्ते इस्टेब्लिश हो रहे हैं या जो नेटवर्क पकड़ा गया है जेल में, इससे उनको उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, साथ वो ये भी कहते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, साथ ये भी कहते हैं कि इंटरनल मामला नहीं है। यानी उनकी जो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो उनकी अब तक की जो गुफ्तगू है उसमें तवाज़ुन नहीं है। वो कभी कहते हैं कि जनरल फैज़ जब रिटायर हुआ, कोई भी आर्मी जनरल जब रिटायर होता तो वो हीरो से ज़ीरो हो जाता है और ये अहमक लोग हैं, ये समझते हैं कि जनरल फैज़ जो है रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते थे। अच्छा, उनसे एक सवाल हुआ कि जो फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश का मनसूबा बनाया और उन्होंने फ़ौजी तनसीबात की जो हदफ है वो सेट किए और उस पर अमल दर अमल आपने करवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरी जो 9 मई की जो साजिश है वो मेरी गिरफ्तारी से शुरू होता है और मेरी गिरफ्तारी का जो हुक्म है वो किसने दिया मुझे पता है। मैंने उनसे पूछा कि किसने दिया, आपको अगर पता है तो नाम बताएं। उन्होंने नाम लेने से आज बिल्कुल अवॉइड कर दिया, हालांकि मैंने 2-3 मरतबा उनसे पूछा कि किसने गिरफ्तारी का हुक्म दिया, कौन, आपको जब पता है तो बताएं, तो लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया आज। अच्छा, और इसके अलावा ज़ाहिर 190 मिलियन पाउंड केस भी क्योंकि अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, क्या उसकी वजह से परेशानी है या वाकई जनरल फैज़ हमीद के बाद आपको लगता है कि थोड़ा रवैया इमरान खान साहब का बदला हुआ है? दोनों चीज़ें हैं। 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है वो अपने आखिरी मराइल में और करीबन 8 से 9 समातें हो चुकी हैं। उनके जो वकला है वो आखिरी गवाह जो रहता है इस रेफरेंस का, जो तफ्तीशी अफसर है नैब का, उस पर जरा करने से मुसलसल भाग रहे हैं। आज भी जब ये समात हुई तो उनके वकला नहीं आए थे और नैब हुकाम ने अदालत को बताया कि ये मुसलसल ताकीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको 8 मौके दिए गए हैं, आज 9वां मौका है, लेकिन ये कर नहीं रहे इजरा। तो उस पर अदालत ने उनको बताया कि जो नेक्स्ट डेट है उस पर आप इजरा के लिए तैयारी करें और अब आपको मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता।
बहुत शुक्रिया। इस हवाले से शब्बीर डार तफसीलात बता रहे थे, मगर इस वक्त ज़राए क्या कह रहे हैं, क्या वाकई जो जनरल फैज़ हमीद का मामला है वो इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बाइस है, या उनका कोई ताल्लुक नहीं है और मामला सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के लिए परेशानी का बाइस है। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज सैयद, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़, अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में उस हवाले से तफसीलात भी बताते रहे। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर शुरू में बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड था PTI का, इमरान खान ने भी कहा वेलकम करते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले इमरान खान साहब ने खदशे का इज़हार किया कि जी मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने की तरफ ले जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए। क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि जनरल फैज़ हमीद या उनके साथियों से मामला इमरान खान तक जा रहा है जिसकी वजह से वो हिट महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को शायद इस बात के इशारे मिल गए हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है वो इस सारे मामले में वो जुड़ रहे हैं। और इस बात के अगर आप इस सारे मामले की जो टाइम लाइन है उसको देखें और तहकीकात के हवाले से जो हमें हमारे ज़राए ने बताया है, उसमें ये बात वाज़े तौर पे पता लगती है कि जो फैज़ हमीद हैं वो इमरान खान से एक ब्रिज के ज़रिए, एक तीसरे फ़र्द के ज़रिए राब्ते में थे, और वो फ़र्द हमारी मालूमात के मुताबिक वो जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। और यानी कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रिटायरमेंट, बल्कि जब वो DGI नहीं रहे तो उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ऐसे कुछ शवाहिद मिले हैं, ज़राए बता रहे हैं कि जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि ताल्लुक था या राब्ता था? जी, ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ था, राब्ता भी था और पैगाम रसानी भी हो रही थी। ये जो ताल्लुक़ और राब्ता था ये इमरान खान साहब की ज़ाहिर पोजीशन है एक, और इमरान खान साहब अंडर द रेडार थे, और इसलिए ये ताल्लुक़ और राब्ता जो बराह रास्त नौयत का नहीं था, ये ताल्लुक़ और राब्ता इनडायरेक्ट था। हमें जो ज़राए बताते हैं और वो दावा करते हैं कि दोनों के दरमियान पैगाम रसानी भी थी और एतमाद बाहमी इतना था कि वो एक दूसरे को मशवरे भी देते थे। पर्टिकुलरली जो ज़्यादातर मशवरे हैं वो इमरान खान साहब रिसीव करते थे। मगर इमरान खान साहब की तरफ से आज ये कहा गया कि जर्नल जो होता है वो रिटायर होने के बाद किस काम का होता है, किसी बेवकूफ़ को होगा जो राब्ता करेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि वाकई वैसे जनरल फैज़ अभी रिटायर हो गए तो किस काम के थे इमरान खान साहब के, वो इस बात को ये कहकर रद्द कर रहे हैं कि मैं क्यों कॉन्टेक्ट करूँगा उनसे। देखिए, इमरान खान साहब का बयान अपनी जगह, मगर हकीकत ये है कि फैज़ हमीद साहब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ थे और उनके पास ऐसी मालूमात थी, बल्कि आप ये कहें कि उनके पास मालूमात का एक समंदर है। जो वो कहते हैं ना कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। तो जो रिटायर्ड चीफ थे और रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे, वो ज़्यादा पुराने भी नहीं थे, उन्हें ना सिर्फ ये कि ISI की वर्किंग का पता था कि ISI किस तरह वर्क करती है, बल्कि उनको ISI के पास जो मालूमात थी पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से या रीजनल लैंडस्केप के हवाले से, या फिर ISI की जो कैपेसिटी थी मुख्तलिफ चीज़ों को मॉनिटर करने की, उसकी पूरी डिटेल मौजूद थी। और जब आपके पास कोई पूरी डिटेल होती है, निज़ाम की पूरी डिटेल होती है, तो आप निज़ाम को ब्रेक करने की सलाहियत भी रखते हैं जब आपके पास पूरी मालूमात होती है। तो जो फैज़ हमीद साहब थे उनके पास चूँकि पूरी मालूमात थी, पॉलिटिकल मालूमात भी थी और इंस्टीट्यूशन की मालूमात भी थी, लिहाजा उनके पास पूरी इस बात की कैपेसिटी थी कि वो सिस्टम को डॉज करके जो राब्ते हैं जिनसे वो रखना चाहते हैं वो रखें, और शायद उन्होंने रखे भी। इस हवाले से मुख्तलिफ शवाहिद तो यही बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही। मैंने ज़ाती तौर पर उनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की है और जानना चाहा है कि अगर वो कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी तक जो कहानी मीडिया के ऊपर चल रही है वो तो एक यकतरफा ट्रैफिक चल रही है कि एक प्रेस रिलीज आ गई है, उसके ऊपर मुख्तलिफ एंकर्स भी और जर्नलिस्ट भी आके एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं। जब वो बंदा पावर में था तो ये लोग हाथ मिलाते हुए थकते नहीं थे, हमारे बहुत सारे साथी, लेकिन जब वो पावर से हटा तो अब सारे अपने अपने कहानियाँ लेते। सिर्फ एक साहब थे जो फैज़ हमीद साहब के साथ बराह रास्त उनका वो मुखासमत रही और उन्होंने बड़ा रजिस्ट भी किया, वो अबसार आलम थे और आपको पता है उनके साथ हुआ भी क्या, और बाज़ जर्नलिस्ट उनके विक्टिम भी रहे। लेकिन अभी तो सारे लोग ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उनके साथ बड़े करीबी थे, उनके साथ खाते पीते थे, मगर अब वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, फैज़ साहब उनके बड़े राब्ते थे पॉलिटिकल भी, और वो राब्ते उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहे। और क्या आपने ज़राए से रिपोर्ट भी किया कि जनरल बाजवा इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जो भी सरगर्मियां रिटायरमेंट के बाद हैं फैज़ की, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी?
जी, जनरल बाजवा के करीबी ज़राए इस बात की तरदीद करते हैं, बल्कि मुझे बाज़ ज़राए ने बताया है कि फैज़ हमीद साहब की साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद फरवरी के महीने में सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों का कभी कोई रब्ता नहीं हुआ। ताहम वक्तन फ़वक्तन फैज़ हमीद जो हैं वो कर्टसी मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस जिसे कहते हैं, शायद वो उनको भेजते रहे, लेकिन इनके दरमियान कोई बातचीत कोई लंबी चौड़ी नहीं हुई। एक ही मुलाकात हुई है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अवामी क़ुव्वत के मुजाहरे की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि कल यानी 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया है। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत की इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में IG इस्लामाबाद और सीनियर अफसरान के अलावा ISI, MI और IB के नुमाइंदों ने शिरकत की। IG इस्लामाबाद ने बताया कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ जमातें और ग्रुप शामिल हैं। IG ने रेड जोन में सिक्योरिटी की हालिया खिलाफ वर्जी का भी जिक्र किया, जिसके बाद मुजाहिरीन के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इसके अलावा ये भी कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में है, जिसकी सिक्योरिटी में इजाफे की ज़रूरत है। IG ने खदशा भी जाहिर किया कि जलसे के लिए आने वाले लोगों का तवील क़याम का मंसूबा है और आंसू गैस, मास्क, बिस्तर या स्लीपिंग बैग्स और खाने पीने की अशिया भी साथ लाना उनके इस इरादे की निशानदही करता है कि वो जलसे को धरने में तब्दील कर देंगे। एलामे के मुताबिक दीगर इंटेलिजेंस इदारों ने भी ऐसे ही सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 31 जुलाई को जारी किया गया NOC मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करके सूबे में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर 22 से 24 अगस्त तक पाबंदी लगा दी गई है। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाबी के जलसे में ऐलान कर चुके हैं कि इस्लामाबाद में 22 अगस्त को जलसा हर हाल में होगा। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत हमारे ही प्रोग्राम में कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले क्रेनों समेत रुकावटें हटाने का सामान साथ लाएंगे। जबकि आज भी इजाज़तनामा मनसूख होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया है कि कल हर सूरत में तरनौल चौक पर जलसा होगा और हम ये जलसा करके दिखाएंगे। हमारा जलसा जिसकी NOC हमें अदालत ने दी थी, वो NOC फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इकदाम का जो सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तरनौल चौक पे होगा। कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है, ये मैंडेट चोर हुकूमत की है। इंशाल्लाह कल फैसला कुन मरहला है, मैं आपको लीड करूंगा और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के मामलात के हवाले से, दावों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले दिन ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने कहा अंदरूनी मामला है ये फ़ौज का, और वेलकम भी किया, मगर अब इमरान खान साहब इसको बार बार अपने आप से मुंसलिक कर रहे हैं। क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई जो कि अनप्रेसिडेंटेड है कि साबिक DG ISI जो अभी 2 साल भी नहीं हुए जिन्हें रिटायर हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो वाकई इमरान खान को फंसाने के लिए हो रही? देखिए, एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये बात जो है गौहर साहब ने भी की, जो चेयरमैन है PTI के, और बानी PTI ने खुद भी कही कि ये फौज का अंदरूनी मामला है। बल्कि गौहर साहब ने ये भी कहा कि अपनी जो उनकी क़यादत है पार्टी की, कलेक्टिव जो लीडरशिप है, उसको कहा कि आप इसके ऊपर तबसरा ना करें। उसके बाद बानी PTI ने बयान दिया कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात ये है कि जनरल फैज़ साहब एक साबिक फौजी हैं और अभी उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट 5 साल की लिमिट है उसमें सिर्फ 2 साल गुजरे हैं। उनका ट्रायल जो है वो तो हर सूरत जो है वो ओपन नहीं होगा। ना पहले ये कोई इस किस्म की प्रेसिडेंस हमारी 75 साल तारीख में इस किस्म की पाई जाती है। बहुत से मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल जो है इमरान खान साहब के ज़माने में हुए, कोई भी ओपन ना हुआ, किसी को पता भी नहीं होता था कि कोई ट्रायल हो रहा है, किसी को सजाएं हुई हैं। 24 लोगों को सजाएं हुई उनके दौर के अंदर। एक्चुअली ये मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर मैं बात अंग्रेजी में भी कह देता हूँ कि अगर ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में बानी PTI का हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल हो, वो सिविलियन है। और दूसरा ये है कि कौम को पता लगना चाहिए कि वो क्या करते रहे हैं 4 साल, या उससे पहले किस तरह साजिश तैयार करते रहे, और उसके बाद 9 मई के में उनका क्या रोल है और उसमें साजिश किस तरह उन्होंने तैयार की। वो ओपन ट्रायल होगा। इट विल बी ओपन टू मीडिया, इट विल बी ओपन टू पब्लिक।
लेकिन जहां तक जो मिलिट्री की एक रवायत है, जो एक कानून है कि उनका मिलिट्री का जो एम्प्लॉय हैं, जो ऑफिसर्स हैं या जो अदर रैंक्स जो हैं, उनका ट्रायल जो है वो ओपन नहीं होता। एक तो इशू जो है मैं ये क्लैरिटी के साथ आप बता देता हूँ। तो ओपन ट्रायल की जो ख्वाहिश है उनके लिए, फैज साहब के लिए, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है इमरान खान साहब का होता है तो वो ओपन हो, बिल्कुल। और ख्वाजा साहब आप जब भी ये बात कह रहे हैं, और ज़रा आप इस बात को यकीनी तौर पर कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो वो ओपन होगा, मगर इस बात को अगर के साथ कह रहे हैं, ये अगर कितना बड़ा है, इसमें पॉसिबिलिटी है या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? हमारे मुल्क में जो है अल्फाज जो है वो अनलार्ज भी हो जाते हैं, श्रिंक भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने अगर इसलिए क्या, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद कहा है आज, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है या मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, जनरल फैज हमीद साहब के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें जो सारे ताने बाने जो हैं और कड़ियाँ जो हैं इमरान खान के साथ मिलती हैं, तो फिर अगर इनका ट्रायल होगा तो ये उनका जो कहना है उनके लिए बिल्कुल जरूर आमीन कहेंगे हम, जो है उनका ओपन ट्रायल होगा। अच्छा, मगर एक बात जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब DGISI थे मैं राब्ते में था, मेरे वज़ीर आज़म बनने के बाद या उनके रिटायर होने के बाद, वज़ीर आज़म से हटने के बाद कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो रिटायर होने के बाद कौन मानेगा कि मेरा कोई उनसे राब्ता रहा या वो किसी साजिश में मुलविस से रिटायर हो जाए कोई जर्नल, तो वो फारिग हो जाता है, उसके पास कोई ताकत ही नहीं होती। अब देख रहे हैं जनरल बाजवा कितने फारिग हैं। तो इस लॉजिक पर, इस मंतक पर तो ये बात पूरी उतरती है कि जनरल फैज़ हमीद से राब्ता करके क्या हासिल कर लेना था इमरान खान ने, क्या साजिश करा लेनी थी? देखिए, ये बात जो है कोई रीसेंट बात नहीं है। जब से मसलन आज मेरा ख्याल है या कल साकिब निसार साहब को भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि मैं उनके घर गया जब वो कोर्ट कमांडर पेशावर थे और वहाँ पे मैंने उनके साथ खाना खाया। फिर दूसरा जब हमें ब्रीफिंग दी गई कि जी तालिबान को हम ला रहे हैं, तो उस वक्त सारे राब्ते जो थे वहाँ पे पोस्ट इसलिए किया गया इनको कोर कमांडर पेशावर का। एक आर्गूमेंट ये भी दिया गया कि इनके राब्ते हैं इसलिए ये उनकी जो वापसी जो है अमन के साथ जो है उसको इंश्योर करेंगे। ये हमें ब्रीफिंग में बताया गया। जो ये बात जो है, मैं अकेले तो नहीं, मुझे पता वहाँ पे 150-200 बंदे थे इनके सामने ये बात की गई कि जी इनके राब्ते हैं, और उन्हीं ने एक्चुअली ब्रीफिंग दी, राब्ते एस्टेब्लिश हो रही थी उनकी सारी गुफ्तगू के में। तो ये मैंने बात उनकी ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन जो उनका ताल्लुक था फैज साहब का और इमरान खान साहब का आपस में, और दोनों जो थे वो डेफिनेटली एक से वजारत उज़्मा गई, दूसरा जो है वो आर्मी चीफ ना बन सका। तो एक कॉमन कॉज जरूर था उनमें, और कॉमन कॉज ये था कि ये हम रिकवर कर सकते हैं। उनको अपनी पॉपुलैरिटी का भी जोम था, उनको अपने जनरल फैज को अपने राब्तों का जोम था। तो ये दो, एक जोम जो है, एक को राब्तों का जोम था, दूसरे को पॉपुलैरिटी का जोम था, और दोनों के टारगेट्स थे। एक वजीर आजम बनना चाहता था, एक जो है मैं जिसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बेस पे बात कर रहा हूँ। वो आर्मी चीफ तो मुझे पता ना, वो 5 उसमें शामिल थे जो लोग रिकमेंड हुए थे, उनमें 5वां नंबर था उनका। और उन्होंने मेरी क़यादत को, हमारी क़यादत को अप्रोच भी किया और मुख्तलिफ वादे वईद भी दिए, गारंटीज भी दी कि अगर आप मेरे सर पे हाथ रखें तो मैं ये वादा करता हूँ, ये वादा करता हूँ। तो मैं उस सारे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक वादा क्या वादा करता हूँ जो था इन दोनों का, एक ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से इन दोनों के राब्ते रहे। और मई की जो है 9 मई का वाकया जो है वो इस बात को साबित करता है कि जनरल फैज साहब ने और दूसरे लोगों ने जो इमरान खान के राब्ते में थे, उन्होंने अंदरूने खाना जो है मदद जो है प्रोवाइड की उन बलवाइयों की, उन बागियों की जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है 9 मई को हमला किया। यानी को मैन पावर जो है वो प्रोवाइड इमरान खान ने की, और साजिशी जो सारे ताने बाने थे, कड़ियां थी,
वो जनरल फैज ने प्रोवाइड की। ये नेक्सस है इनका। वैसे अब देखिए, वजीर आजम पहले फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कह चुके कि वो जो फौज की क़यादत के खिलाफ बगावत की कोशिश थी 9 मई। फिर जो ISPR की प्रेस रिलीज आती है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, उसका दूसरा पैराग्राफ जिक्र करता है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी सरगर्मियां रही। फिर एक और प्रेस रिलीज आती है, साथियों की गिरफ्तारी का जिक्र करता है। बाकी खबरें फिर ज़राए से आ रही हैं यही कि वो बगावत का इल्ज़ाम है उन पर कि वो फ़ौज में बगावत पैदा करना चाहते थे। तो क्या आपके पास मालूमात हैं कि 9 मई के हवाले से था और कोई लिंक था और अभी तक राब्ता था इमरान खान का और जनरल फैज़ हमीद का? देखें, ना सिर्फ 9 मई बल्कि उसके बाद भी तमाम तर राब्ते जो थे वो जो है वो जारी और सारी रहे। मुख्तलिफ जो PTI की लीडरशिप जो है, इमरान खान के अलावा जो सेकंड टियर लीडरशिप है, उनको भी ये दिया गया, दिलासे दिए गए। वो ओपनली बातें करते थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे राब्ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टारगेट जो चुने गए 9 मई के, ये किसने चुने? ये एक जिसका फौज से राब्ता हो या जिसका फौज के अंदर जो है वो बजाते खुद फौज के अंदर हो, वो उसने चुन के मैक्सिमम जो है एम्पलीफाई हो ये सारे का सारा इवेंट, ताकि उसका इफेक्ट जो है, पॉलिटिकल इफेक्ट जो है या जो भी वट एवर इफेक्ट दे वांटेड, वो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। तो ये इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये दिस इज नॉट स्पेकुलेशन। और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला आपको ये जैसे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं आपके सामने जो है किसी न किसी सूरत में आती रहेंगी। आप खुद बड़े वेल इन्फॉर्म्ड शाहजेब एंकर पर्सन हैं, आपको ये पता लगती रहेंगी कि ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है ये किसी ऐसे टारगेट पे या ऐसे मरहले पे पहुंचेगा जहां पे 9 मई का जो है ना वो सारे का सारा जो एक सागा है, एक कहानी है, एक एपिसोड जो है, उसके जो तमाम डिटेल्स कौम के सामने आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ 22 अगस्त को अब एक जलसा करना चाहती है और उन्होंने कहा कि अदालत ने इजाज़त दी, उनकी NOC कैंसिल कर दी गई है सिक्योरिटी वजूहात बनाकर के स्ट्रेच थे सिक्योरिटी और ये सारे मामला बनाकर। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं हम हर हाल में आएंगे, तरनौल पे जलसा करेंगे, रोका तो मसला होगा। उससे पहले कह चुके हैं मरवत साहब के हम खैबर पख्तूनख्वा से तो क्रेनें लेके आएंगे। तो ये क्या रोका जाएगा, क्या होगा, आमना सामना होगा, कल फिर कोई खतरा हो सकता है? देखें, मेरा अपना ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में वो जो है जो क्या कहते हैं इस वक्त उस तरह उनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। इस तरह पटक साहब पहले एक दफ़ा आए थे, पुरानी बात है, 2-2.5 साल पुरानी बात है। उससे पहले भी ये आए थे। एक यूनाइटेड उनके रैंक्स जो थे वो बड़ा यूनिफाइड थे उस वक्त। अब तो कुछ 6-7 किस्म की स्ट्रेन जो है ना स्ट्रैंड्स जो नज़र आते हैं आपकी उनकी पार्टी के अंदर जो है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह पब्लिक जो है उसको कलेक्ट करके ला सकें। मतलब मगर सवाबी में उन्होंने अच्छा जलसा किया, और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? बाकी जमात इस्लामी हो, तहरीक लब्बैक हो, सब करके चले गए, उन्हें फिर जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? कि मैं इसमें कोई इंतज़ामी ज़रूर इसके रीजंस होंगे, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से जब से PTI की हुकूमत गई है, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए डेस्परेट हैं। इसमें जो है हालात जो है वो हाथ से निकल जाएं और उनके सामने एक बार जो मिसाल देते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की मिसाल भी देते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन का अगर वो क्रिएट करने की लाजमी तौर पे रियासत के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन पे बेस जो है वो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि कोई चांस नहीं लेना चाहिए कि ये चंद लोग भी आके यहाँ पे कोई इस किस्म का हंगामा करें, जिस तरह कोर कमांडर हाउस के सामने हुआ, इस तरह GHQ के सामने हुआ। तो उस किस्म की सिचुएशन एंटिसिपेट की जा सकती है कि ये अटेम्प्ट करेंगे उसके।
बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंसिल कर दी गई है NOC, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहने का हर हाल में कल तरनोल में जलसा होगा, रोक के दिखाएं। हमारे साथ बेस्ट डॉक्टर सैफ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। सैफ साहब बहुत शुक्रिया। सर ज़ाहिर है अब इंतज़ामिया ने कैंसिल कर दी आपकी NOC, आप फिर भी कल हर हाल में आ रहे हैं जलसा करने के लिए? जी बिल्कुल शाहजेब, हमारी कमिटमेंट है और जलसे की इजाज़त हमें अदालत ने दी है। मैं नहीं कमिश्नर इस्लामाबाद के पास कोई भी कानूनी और आईनी इख्तियार है कि वो NOC जारी ना करे या कैंसिल करने की बात करे। हम बिल्कुल ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। आर्टिकल 17 पाकिस्तान के आईन का बड़ी वजाहत के साथ हमें ये हक देता है। और ये एक अजीब सा मजाक है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिससे इतना डर और खौफ है कि उसको इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। बाकी तमाम पार्टियां यहाँ धरने भी दे रही हैं, यहाँ मुजाहरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वज़ीर आला खैबर है कि हम आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस आएंगे, कारकुनान आएंगे और सैफ साहब ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर जो बातें लिखी गई हैं उसमें एक बात ये भी लिखी गई है कि तवील क़याम का मंसूबा है, आंसू गैस, मास्क, बिस्तर या स्लीपिंग बैग्स और खाने पीने की अशिया भी साथ लाना के इरादे की निशानदही करता है कि शायद जलसे को धरने में तब्दील कर देंगे। कल जलसे के लिए आ रहे हैं, धरने के लिए आ रहे हैं? शाहजेब देखें, झूठ और दरोह गोई पर मबनी कोई भी नैरेटिव जो है वो ये कर सकते हैं और ये बयानिया जो है वो इन्होंने यही झूठ बोल करके हमारी सफ़ों में दहशतगर्द आ रहे हैं, हम मुसल्लह होके आ रहे हैं और हम यहाँ पे धरना देंगे और कानून को पामाल करेंगे, ये सब जो है ये दरोग गोई आवाम को पता है। अभी भी ये बहाने कर रहे हैं। हम कोई धरना देने नहीं आ रहे, हम कोई अफरा तफरी फैलाने नहीं आ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करने आ रहे हैं जिसका हमें आर्टिकल 17 के तहत जैसे मैंने बताया हमें पूरा हक है। अब उसके हवाले से ये बात करना कि हम हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी? जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उसके हवाले से ये बात करना कि हम जलसे को धरने में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि अगर हमने धरना देना है तो हम धरने का ऐलान करके आएंगे। अभी हमने जलसे का ऐलान किया है तो हम जलसा करेंगे। ना हमें इनसे डर है ना खौफ है कि हम बहाने बनाकर या झूठ बोलकर लोगों को इस्लामाबाद में लाएं और फिर उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। हमारी एक ट्रांसपेरेंट और एक वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी है। हम धरना जब देंगे तो धरने का ऐलान करेंगे। अभी हमने जलसे का ऐलान किया है इसलिए हम जलसा करने आ रहे हैं और तरनोल में कर रहे हैं जो इस्लामाबाद की हुदूद से काफी बाहर भी है। इस्लामाबाद में इनके जो नाजायज काबिज शुदा ऐवान है उनके लिए फिलहाल हमारी तरफ से वो खतरा नहीं है जो ये महसूस कर रहे हैं कि इनको आवाम धक्के दे के वहां से निकालेगी। तरनोल में जलसा है, हमें करने दें, हम वहां से वापस पुरअमन तरीके से चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो शायद बस एक बात बता दूं कि मैं बहुत ही एक नालायक आदमी हूं, लेकिन मैंने जितना तारीख का मुतालिया किया है मेरे ख्याल में कौम के सामने, अवाम के सामने जो मुजाहिमत करता है तो फिर तारीख हमें यही बताती है कि हमेशा अवाम ही जीती है, मुजाहिमत करने वाले फना हुए हैं। और हमारे प्रोग्राम में शेख अफजल मरवत साहब ने कहा था कि अब खैबर पख्तूनख्वा से पूरी तैयारी के साथ आएंगे, रुकावटें डालेंगे तो क्रेनें लेके आएंगे जो रुकावटें हटाएंगी। अगर नहीं आने दिया गया, रुकावटें डाली गई तो यही मंसूबा है फिर कि हर हाल में आया जाएगा, क्रेनों से रुकावटों को हटाया जाएगा? हमारी तरफ से किसी किस्म के तसादम का कोई इरादा नहीं है, ना हम तसादम करेंगे, ना हम कानून को वायलेट करेंगे, ना हम कोई गैर कानूनी काम करेंगे। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि हम जलसा करें। हाँ, अलबत्ता अगर उसके रास्ते में कोई भी इदारा या कोई भी शख्स या कोई भी हुकूमत वो अगर रुकावटें खड़ी करेगी तो ये रुकावटें खड़ी करना ये आइन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब वो हो रहे हैं जो रुकावटें खड़ी करेंगे। अब जाहिर है हमारे पास हक है, हम उसको उन रुकावटों को हटाएंगे और अपने लिए रास्ता साफ करेंगे और पुरअमन तौर पर जलसा करने के लिए आएंगे। हमारा कोई मज़ाहिमत का या तसादुम का इरादा नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया जाता है और सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो फिर आप समझते हैं कि फिर कसूर किसका होगा। मतलब यानी ये आप वाजे कर रहे हैं कि ये जलसा है, एहतजाज नहीं, धरने का कोई प्लान नहीं, पूरा हम जलसा करना है, वापस चले जाना है, करने दिया जाए और वापस चले जाएंगे कल आकर। बिल्कुल, ये मैं कमिट करता हूं कि अगर हमें मजबूर ना किया जाए और हमारे लिए गलत किस्म की किसी सिचुएशन को ना क्रिएट किया जाए, कोई गैर कानूनी सिचुएशन ना क्रिएट की जाए और गैर कानूनी इकदाम हमारे खिलाफ ना किया जाए तो हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से आएंगे, हम जलसा करेंगे
अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उसके बाद हम वापस पुरअमन तरीके से चले जाएंगे। ये कमिटमेंट मैं पूरी कौम को आपके प्रोग्राम की वसातत पे दे रहा हूँ। मतलब और क्या पंजाब से भी काफिले आएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब से भी, क्योंकि ये पाकिस्तान लेवल पे जलसा है तो यकीनन पंजाब क्योंकि करीब तरीन सूबा है, पंजाब से भी आएंगे और खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे सैफ इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ दे रहे थे कि जलसा करेंगे, धरने का कोई प्लान नहीं है, वायलेंस का कोई प्लान नहीं है, हमें रोका ना जाए, रोका गया तो रुकावटें हटाएंगे, जलसा करेंगे, फिर वापस जाएंगे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। एक बहुत अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बानी पीटीआई इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में अब प्रॉपर्टी टाइकून के भी दिफा में सामने आ गए हैं। वैसे ही जैसे वो जनरल आसिम सलीम बाजवा, फरागोगी और एक ज़माने में जहांगीर तरीन और आरिफ नकवी पर इल्ज़ामात के बाद उनके दिफा में सामने आ गए थे क्योंकि उस वक्त वो उनके करीब थे। इमरान खान ने आज 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से ये दिलचस्प एतराफ़ कर लिया है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिस प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे पकड़े थे तो उसी प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर उन्होंने यकीन कर लिया कि पैसे ना तो चोरी के थे ना ही मनी लॉन्ड्रिंग के थे और यूँ तहकीकात की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई और फिर उसी प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर खुफिया मुआहदे के जरिए पैसे पाकिस्तान में आने दिए। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा था कि एनसीए के साथ डील को पब्लिक ना किया जाए। इमरान खान ने कहा कि यही बात हमने काबीना में डिस्कस की थी कि जब ये पैसा चोरी का नहीं है तो इसे पाकिस्तान लाया जाए। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह रकम मशकूक ट्रांजैक्शन पर फ्रीज की थी। रकम इसलिए फ्रीज की गई थी कि हसन नवाज की 9 अरब रुपए मालियत की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में खरीदी गई। हमें प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा था कि एनसीए के साथ डील को पब्लिक ना किया जाए, इसीलिए हमने इस डील को खुफिया रखा। प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए की डील को एफआईए और नैब खोल सकते थे। इस पर साहबी ने सवाल पूछा कि क्या आपने प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर मान लिया कि यह चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है? आपने काबीना से मंजूरी लेने से पहले ये तहकीकात क्यों नहीं कराई कि यह पैसा पाकिस्तान से बाहर किस बैंकिंग चैनल के जरिए गया था? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हमें प्रॉपर्टी टाइकून ने खुद बताया था कि यह चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, फिर हमने क्या तहकीकात करनी थी? साहबी ने मजीद पूछा कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून के कहने पर यकीन कर लिया और उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। इमरान खान ने मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रॉपर्टी टाइकून की डील को खुफिया रखना काबीना का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था। तो साहबी ने उनसे पूछा कि क्या प्रॉपर्टी टाइकून ने आपके मुशीर शहजाद अकबर के ज़रिए आपको पैगाम भिजवाया था? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, मुझे शहजाद अकबर ने कहा था कि प्रॉपर्टी टाइकून ने बताया है कि यह पैसा चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। प्रॉपर्टी टाइकून के इस बयान के बाद हम क्या तहकीकात करते हैं? हमें इसकी तहकीकात के लिए बरतानिया जाना पड़ता, सिविल अदालत में केस करते जिसका फैसला आने में 5 साल लग जाते। प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए के दरमियान जो डील थी उसे खुफिया रखना मजबूरी थी, लेकिन नैब और एफआईए इसको ओपन कर सकते हैं। इस डील को खुफिया रखना सारी काबीना का मुत्तफ़िक़ा फैसला था। इमरान खान के मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून की जो रकम बरतानिया में पकड़ी गई थी और फिर पाकिस्तान वापस भिजवाई गई थी, वो ना चोरी करके और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर भेजी गई थी और ये बात उन्हें खुद उसी प्रॉपर्टी टाइकून ने बताई थी, यानी इसमें कोई जुर्म नहीं किया गया था। इसलिए एनसीए ने जब ये रकम पकड़कर पाकिस्तान वापस भेज दी तो प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दिए गए, यानी कोई गलत या गैर कानूनी काम नहीं हुआ बकौल इमरान खान। मगर आम बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान को वापस करके यह करार दे चुकी है कि यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गलत भेजी गई थी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता साल अपने उस फैसले के तनाजुर में एक अहम हुक्मनामा जारी कर चुकी है, जिसके तहत मार्च 2019 में यह तय किया गया था कि कराची की ज़मीन के लिए कम कीमत की अदायगी पर 460 अरब रुपए जुर्माना अदा करेगा, जो किस्तों में 7 साल के अरसे में अदा करना होंगे। मगर गुज़िश्ता साल नवंबर में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिसंबर 2019 में अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि को कराची की जिला मलीर में 16,896 एकड़ इरादी मिलनी थी, मगर 11,747 एकड़ ही मिल सकी है, यानी 5,149 एकड़ का शॉर्टफॉल है। इसलिए उसने किस्तों की अदायगी रोक दी है। मगर यह दरख्वास्त गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तकरीबन 4 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की और इसे मुस्तरद करते हुए पर उल्टा जुर्माना आयद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा था और यह भी कहा था कई साल तक जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर ना करना फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए किया गया था। ने फजूल दरख्वास्त दायर की और इस अदालत का वक्त ज़ाया किया। फैसले के मुताबिक ये बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लिए बगैर इस रकम को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट को गैर ज़रूरी तौर पर उस रकम के साथ मुलविस किया गया जिसका सुराग एनसीए ने लगाया था और मुमकिन तौर पर रकम प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी थी जिसका एनसीए ने पता लगाया, जब्त किया, फिर मुंजमद करवाया,
दीगर अफराद और एंटिटीज़ जिन्हें नोटिस भिजवाए गए थे उनमें से मशरिक बैंक को छोड़कर कोई भी ये वजाहत करने के लिए सामने नहीं आया कि उनके अकाउंट से रकूम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों भेजी गई। फैसले के मुताबिक बज़ाहिर ये रकूम की लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की गई, जिससे यह मुहावरा याद आता है कि रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, यानी किसी से लूट कर किसी का हिसाब चुकाया जाए। इसलिए बैरून मुल्क से मौसूल होने वाली ये रकम और इस पर कमाया गया सूद हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़रूरी कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें करार दिया गया है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून से जो रकम पकड़ी थी वो उसे नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को दी जानी थी। इसलिए अदालत ने अपने अकाउंट से इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि शायद ये रकम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, इसलिए एनसीए ने इसका सुराग लगाकर इसे मुंजमद करवाया था। मगर इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के केस में अपने साथ साथ प्रॉपर्टी टाइकून का भी दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। इसी तरह वो माजी में जनरल आसिम सलीम बाजवा और बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी का भी दिफा करते रहे। कभी दिफा करते हैं, कभी कह देते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के असासों में इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इन पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगते रहे। फराह गोगी को बुशरा बीबी और इमरान खान की मुबैना फ्रंट पर्सन करार दिया जाता रहा और ख़ास तौर पर वो पंजाब की हुकूमत में आला सतह पर रसूख रखती थी। मगर जब इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद फराह गोगी के खिलाफ नैब ने आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू की तो 1 मई 2022 को यानी अपनी हुकूमत जाने के 20 दिन बाद इमरान खान ने फराह गोगी का दिफा किया और कहा कि मैं नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है ये किसी को भी दिखा दें कि ये कोई केस बन सकता है। वो कौन सी अवामी ओहदेदार है, वो तो एक रियल इस्टेट में काम करती है। पिछले 20 साल से ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई है। ये कहा गया कि फराह गोगी की दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा हुआ है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल इस्टेट में जो पिछले 3 साल में पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बना। रियल इस्टेट के अंदर इस तरह का पैसा है, वो रियल इस्टेट के लोगों से पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ है। ये कोई क्राइम तो नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान फराह गोगी का दिफा कर रहे थे तो उसी दौरान ये भी कह रहे थे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया रियल इस्टेट है। मगर जब फराह गोगी पर इल्ज़ाम लगा तो उनके दिफा में ये जवाब पेश किया कि मेरी हुकूमत में तो रियल इस्टेट के लोगों की दौलत में बहुत इजाफा हुआ है, इसलिए फराह गोगी ने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह उनकी दौलत में भी इजाफा हुआ है। फिर बाद में ये हक़ाइक़ सामने आए कि फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी से पैसे वाइट कराए थे। इसके अलावा इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का भी जिक्र कर रहे हैं। आज उनका कहना था कि प्रॉपर्टी टाइकून की रकम इसलिए फ्रीज की गई थी क्योंकि हसन नवाज की 9 अरब रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में खरीद ली थी। मगर ये सवाल उठता रहा कि हसन नवाज ने 2016 में बरतानिया में 1 हाइड पार्क नामी प्रॉपर्टी फरोख्त की थी और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आ गई। मगर 3 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत करने के बाद भी इमरान खान ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। हालांकि हमने शहजाद अकबर से दिसंबर 2019 में ही हसन नवाज की बरतानिया में जायदादों के हवाले से सवाल पूछा था कि हसन नवाज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सारी चीज़ें हम परसू कर रहे हैं। प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई 1 हाइड पार्क प्लेस आपने से तो ले लिया मगर हसन नवाज से ने लिया था और उन्हें थोपा गया था। तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था 1 हाइड पार्क। अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज का आया तो जब चीज़ें सामने आई। एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे, इतना कुछ पकड़ा गया उनके ऊपर, इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? हमने ये सवाल उठाया, कहते रहे कि परसू कर रहे हैं, किसने कहा नहीं कर रहे हैं, मगर इसके बाद 2.5 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर हसन नवाज से मुतालिक कुछ भी नहीं किया गया था। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए की डील को खुफिया रखना काबीना का मुत्तफ़िका फैसला था। मगर इमरान खान की काबीना के मुतादिद वज़रा मान चुके हैं कि इसरार करने के बावजूद उन्हें मुआहिदा दिखाया ही नहीं गया था और उनसे बंद लिफाफे पर दस्तखत लिए गए थे। शेख रशीद ने तो उसी दिन
यानी 3 दिसंबर 2019 को जिस दिन ये मीटिंग हुई थी उसी दिन कह दिया था कि काबीना में बाहर बात करने से भी मना किया गया है। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया उन्होंने प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना। कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज लेता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों में बेनिफिट दिए हैं ना। किसको दिए हैं वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना है, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स। और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर ने। हमें क्या एतराज था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ ही नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। काबीना से खुफिया रखकर मुआहदे पर दस्तखत कराए, आज बात काबीना पर डाल रहे हैं। हालांकि उसी प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादरी ट्रस्ट के लिए 458 केनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए भी लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। रवा माह IMF प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्का थी, मगर अगस्त के आखिर में होने वाली IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जिक्र नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्त ममालिक के कर्जों की अदायगी में बरवक्त तोसी ना मिलना है। गुज़िश्ता माह 13 जुलाई को पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि IMF के अगस्त में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 37 माह तवील प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 30 अगस्त 2024 तक का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसमें पाकिस्तान का नाम ताहाल शामिल नहीं किया गया है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 दीगर ममालिक की दरख्वास्तों पर गौर करेगा। इस पेशरफ्त के हवाले से ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई है, जिसकी बड़ी वजह दोस्त ममालिक से $12 अरब का कर्ज बर वक्त रोल ओवर ना होना है। खबर के मुताबिक ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि हुकूमत $12 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कराने और कमर्शियल कर्ज की रिफाइनेंसिंग के लिए कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को रवा माली साल कमर्शियल कर्जों समेत मजमूई तौर पर $26.4 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद IMF ने पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की जानिब से दिए गए कर्जों के रोल ओवर की यकीन दहानी की शर्त रखी थी, जो पाकिस्तान अब तक पूरी नहीं कर सका। इस हवाले से शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से किसी भी शर्त के बगैर $5 अरब कर्ज का रोल ओवर हासिल करने में नाकाम रही, जबकि चीन, जिसने पाकिस्तान को $7.9 अरब का कर्ज दिया हुआ है, उसकी पाकिस्तान के साथ शिकायत की वजह से रोल ओवर नहीं हो सका है। हुकूमत को उम्मीद थी कि IMF के 30 अगस्त को होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले दोनों ममालिक की जानिब से कर्ज रोल ओवर होने की यकीन दहानी मिल जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान का $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त पूरी ना होने की वजह से IMF ने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान का मामला अगस्त में होने वाले इजलास में नहीं उठाया जाएगा। अब तक सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात ने $1 अरब के कैश डिपॉजिट को रोल ओवर किया है। खबर के मुताबिक अगस्त के शुरू में ही ये पता चल गया था कि IMF ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। जब इस हवाले से 6 अगस्त को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से रब्ता किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि बेल आउट पैकेज की मंजूरी में कोई ताख़ीर नहीं है और IMF का बोर्ड अगस्त के आखिर तक प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। उन्होंने मजीद कहा कि 3 कर्ज दहंदगान ने $12 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करने पर आमादगी जाहिर कर दी है, जबकि अब वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि IMF बोर्ड की जानिब से सितंबर में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हो रही है, जबकि ज़राए का कहना है कि IMF ने सितंबर में प्रोग्राम मंजूरी के लिए कोई तारीख नहीं दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के इजलास में कहा कि IMF प्रोग्राम के हवाले से मीडिया पर खबरें चल रही हैं, IMF के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि सितंबर के बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।